हेलो फ्रेंड्स, तो हमने ब्रायोफाइटा कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। सबसे पहले टेरिडोफाइटा का महत्व हम समझेंगे। इनको सजाने में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन, उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। ये लाइन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट करनी है कि विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रथम स्थलीय पादप होते हैं जिनमें संवहन, उत्तक होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉस्टेल को रखा गया है, फर्न को रखा गया है। टेरिडोफाइटा कहाँ उगते हैं? टेरिडोफाइटा ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था जब हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा की जीवन की प्रभावी अवस्था कौन सी थी? युग्मकोद्भिद होती है। लेकिन टेरिडोफाइटा के जीवन की प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट है जिनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होते हैं। अब हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइटा है उनमें मूल, तना तथा पत्तियों की रूपांतरित संरचनाएं थी, पर इसमें क्या है? वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन, उत्तक होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण, उदाहरणतः सिलेजिलेना। अब ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना है कि छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां और बड़ी और छोटी दोनों पत्तियां कौन कौन से प्लांट्स में होती है, इन प्लांट्स के नाम याद करने हैं। ठीक है, छोटी पत्तियां तो पाई जाती है सिलेजिनेना में, बड़ी वृद्धपूर्ण पत्तियां हो सकती है, पत्तियां वृद्धपर्ण हो सकती है फर्न में। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिसे शंकु कहते हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती है, बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी होती है? इस तरीके की इसकी आकृति होती है। ये शंकु के समान इसकी आकृति बनती है। इसके एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं। सिलेजिनेला इक्वेसिटम। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, जिससे क्या बनेगा? बीजाणु बनेगा। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ हमको टेरिडोफाइट्स दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं डायग्राम में। फर्स्ट हमको दिया हुआ है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला दिखाई देता है कुछ इस तरीके का, पत्तियां होती है, स्तंभ होते हैं और मूल होती है। फिर उसके बाद में इक्विसिटम। इक्विसिटम में होते हैं सबसे पहले ऊपर स्ट्रोबिलस, फिर यहाँ पे पर्व होते हैं, यहाँ पे संधि गांठ होती है, शाखा और राइजोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में फर्न आपको झाड़ी के समान दिखाई देते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास में सेल्बिनिया। सेल्बिनिया हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसकी विशिष्ट आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। युग्मकोद्भिद में वही आ जाएगा सेम ब्रायोफाइट्स की तरह। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा अंग होते हैं। नर अंग को क्या कहते हैं? पुंधानी कहते हैं। स्त्री अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंगनू निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी तक मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम इसे फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप यहाँ अच्छे से रीड कीजिए। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है जो टेरिडोफाइट में प्रभावी अवस्था है। ठीक है, हमको ये वाली बात याद रखनी है कि जो
टेरिडोफाइट में प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। और ब्रायोफाइट्स में प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद होती है। ठीक है, आगे देखिए, यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। अब हमको ये भी याद रखना है कि समबीजाणुक पौधे किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पौधे जिनमें जो स्पोर होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें समबीजाणुक पौधे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला। सेकंड है हमारे पास साल्विनिया में 2 प्रकार के स्पोर्स होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, उन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर है। अब हमको याद रखना है कि जिनमें 2 प्रकार के स्पोर होंगे, बड़े और छोटे, तो बड़े तो किसको दिखाएंगे? वो हमको मादा को दिखाएंगे, मादा बीजाणु, और जो छोटे होंगे लघु बीजाणु वो नर को दिखाएंगे, युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शेषव भ्रूण बनता है। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक थ्योरी समझ में आई होगी। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। अगर आपको ब्रायोफाइटा का फ्लो चार्ट समझ में आ गया है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है 2n। ये कैसे होता है? डिप्लॉइड होता है। बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद में क्या होता है? बीजाणु पर्ण होती है, बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानी होती है। बीजाणुद्भिद होते हैं, बीजाणुद्भिद में बीजाणु पर्ण होती है, बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानी होती है और बीजाणु धानी में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में बीजाणु बनते हैं, इसका अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद में युग्मकोद्भिद बनते हैं। युग्मकोद्भिद वही बनेंगे स्त्रीधानी और पुंधानी। ठीक है, युग्मकोद्भिद कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं, एक स्त्रीधानी होगी और एक पुंधानी होगी। स्त्रीधानी से अंड निकलता है और पुंधानी से पुंगणु। इन दोनों का संगलन होता है, दोनों संगलित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज होता है डिप्लॉइड। ठीक है, ये युग्मनज फिर क्या बना लेगा? बीजाणुद्भिद बना लेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ईजी प्रोसेस है जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो, अब इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास में ये बीजाणुद्भिद होता है। ठीक है, बीजाणुद्भिद है ये पूरा, इसके ऊपर बीजाणु पर्ण है। बीजाणु पर्ण में ये हमको क्या दी हुई है? ये बीजाणु धानी है। बीजाणु धानी में बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। अब ये यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये मान लो ये बीजाणु है और इससे क्या बन गया? हमारे पास में युग्मकोद्भिद बन गया। मान लो ये पुंधानी बन गई। सेम प्रोसेस यही हुआ, यहाँ पे हमारे पास में युग्मकोद्भिद स्त्रीधानी बन गया। पुंधानी से आएंगे पुंगणु और स्त्रीधानी से क्या आएगा? अंड आएगा। दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? हमारे पास युग्मनज बना लेंगे और ये युग्मनज क्या बना लेगा? बीजाणुद्भिद बना लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आपको 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है और टेरिडोफाइटा में प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? बीजाणुद्भिद, मतलब कि स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।